तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलहाल कजान में पीएम मोदी का जिस तरीके से जोरदार स्वागत हो रहा है उसकी ये पहली तस्वीर। कजान में भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से जोरदार स्वागत हुआ, लोगों का उत्साह, ये पहली तस्वीर आपके सामने है जहां ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर अब पूरे दिन खास तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन अब ये फिलहाल रूस के कजान पहुंचते ही भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बीच लोगों के उत्साह की भी अब ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल अब रूस में कई अहम बैठक के बारे में जो खबर मैंने आपको बताई उसमें आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक को लेकर भी खबर बड़ी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता भी संभव। 4 साल बाद दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक संभव है। तो बैठक के बारे में और जानकारी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार आ रही तस्वीर, इसका जिक्र इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रूस के कजान जैसे ही पहुंचे, कजान पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी आज कई बैठकों में जिस तरीके से हिस्सा लेने वाले हैं, अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठक को लेकर खबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है और करीब 4 साल बाद ऐसा मौका आ सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 बैठक होगी। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। कजान में मीटिंग को लेकर फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके बारे में चर्चा के लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मुझे कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष झा इस वक्त मेरे साथ है और साथ ही मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अब ब्रिक्स में होने वाली बैठक और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है, फिलहाल बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग बीच होने वाली बैठक को लेकर। अब तक कितनी बार द्विपक्षीय वार्ता हुई है, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, क्योंकि देखिए मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर मैं मनीष आपसे सवाल करूं उससे पहले ये डिटेल रख रही हूं जहां 2014 से 2020 के बीच में 18 बार मुलाकात हुई है। 2020 में ही गलवान के बाद रिश्तों में खटास आई और 2020 के बाद मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। अब 4 साल बाद मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव है। हालांकि ब्रिक्स समिट से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की राह खुल गई है और 4 साल से जारी तनाव में जो कमी आई है उसको लेकर खबर समझिए। आपको बता दें 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने पर दोनों देश राजी तो हो गए हैं, लेकिन इस बीच आपको मैं इस खबर की डिटेल जानकारी के साथ साथ इस वक्त की वो तस्वीर भी दिखाना चाहती हूं जो अब इस वक्त सामने आ रही है ब्रिक्स और रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के बाद। We were so nervous. We rehearsed this dance about 3 months, and now we have done this. We were so excited. We were so nervous. I really like it. But Indian people really like Modi, and they welcome he very excited, very loud. It was so good. Prime Minister also appreciated the Prime Minister also appreciated the dance performance with us, and he also tried to interact with the troops as well. So what did he say? He also managed to have a picture with. He said that we excited dancers. Thank you.
इन तस्वीरों को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय संस्कृति को देखकर जिस तरीके से विदेश में, बाहर, दुनिया भर में उत्साह नजर आता है। फिलहाल ये आप कजान की वो तस्वीर देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही पारंपरिक अंदाज में उनका स्वागत किया गया। और जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसी दौरान इनसे चर्चा के दौरान ये भी पता लग पा रहा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इन्होंने खास तैयारियां की हैं। भारतीय पारंपरिक अंदाज में तैयारी के साथ साथ जिस तरीके से स्वागतम का गीत गाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत किया, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूं जिसमें ब्रिक्स समिट से पहले पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर खबर बढ़ी है। और यहां इंफॉर्मेशन वॉल पर यह डिटेल आपके सामने, क्योंकि अब एलएसी पर 2020 से पहले की तरह गश्त होगी। यह खबर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, मनीष और सुमित इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करिए। एलएसी पर समझौते को लेकर आपसे बातचीत इस लिहाज से करना जरूरी है क्योंकि अब देपसोंग और डेमचोक से पीछे हटेंगी दोनों सेनाएं। यह बड़ा फैसला है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि बातचीत से जिस तरीके से रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, मनीष एक सवाल मैं आपसे इस लिहाज से भी करूंगी कि अगर ब्रिक्स सम्मेलन के लिहाज से भी हम देखें तो क्या यहां भी दोनों की बातचीत का रास्ता आसान और पॉजिटिव नजर आ रहा है? हालांकि जो फैसला हुआ है उसके मुताबिक सैनिक कमांडर्स की 21 राउंड की बैठक के बाद फैसले को लेकर खबर बढ़ी है और राजनयिक लेवल पर 31 दौर की बैठक अब तक हो चुकी है। अब 5 बिंदुओं से सेना पहले ही हट चुकी है। जिन 7 बिंदुओं पर तनाव था उसके तहत ये इंफॉर्मेशन, और 5 बिंदुओं से सेना पहले ही जिस तरीके से हट चुकी है उस लिहाज से भी यहां खबर समझाइएगा क्योंकि तनाव की स्थिति के बीच में लिया गया फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। जहां 2 साल पहले फिंगर एरिया से सैनिक हटे, और इंपॉर्टेंट यह भी है कि किस तरीके से गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से सैनिक हटे हैं। हालांकि अभी भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं इस फैसले को देखते हुए हॉट स्प्रिंग एरिया में PP 15 से सेना हटी, और जिस तरीके से ये पॉइंट्स इस वक्त हम यहां सामने रख रहे हैं उसमें इस फैसले को देखते हुए तनाव के इन बिंदुओं के बारे में जरा मनीष समझाएं। देखिए, टाइमिंग वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति दोनों रहेंगे और दोनों ही देशों के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक साथ ये ऐलान किया गया है कि दोनों देशों की सेना और जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत भी है उसके बाद सहमति बनी है कि दोनों देश की सेना अपनी अपनी पोजीशन से वहां चली जाएंगी। अगर वो अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में आती है तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि दोनों देशों ने ये क्लियर नहीं किया कि एक्चुअल पोजीशन कहां से कौन कितना पीछे हटेगा, लेकिन जैसे की बात है अगर अप्रैल 2020 से पहले है तो वाकई मानिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसका रीजन, फिर इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की जो संभावित मुलाकात की हम बात कर रहे हैं उससे पहले ये सारा बैकग्राउंड तैयार किया गया। मैं वही समझना चाहती सुमित, उस लिहाज से अभी मुलाकात की तस्वीर आनी बाकी है, संभावनाएं हैं दोनों के आमने सामने मुलाकात की, लेकिन उससे पहले लिया गया ये फैसला, क्या ये ग्राउंड बनेगा एक पॉजिटिव अप्रोच को सामने रखने के लिए भी? मैं आपको बताऊं सुरभि, ये जितने पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 1 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट नीचे 34 तक आते हैं, खासतौर पे साउथ आप डेमचौक की बात करते हैं। मैं इन पर 2020 से पहले और 2020 के बाद दोनों बार इन पर ट्रैवल कर चुका हूं, देख चुका हूं, और मैं आपको इतना बता सकता हूं सबसे ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन, सबसे ज्यादा दिक्कत थी डेप्सांग को लेकर, यानी PP11 से लेकर PP11A, PP11-12 और PP11-13, यानी ये पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे थे जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थे क्योंकि डेप्सांग एक ऐसा इलाका है जो बहुत अंदर तक इंसर्ट करता है। चीन का मानना यह था कि उसने यहां पर 2020 के बाद यथास्थिति को बदला, हालांकि ये चीजें 2013 में हो गई थी, लेकिन चीन वहां से हटने को तैयार नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट था, अगर आप देखें नॉर्थ पैंगोंग से हो, साउथ पैंगोंग से हो, वहां पर ऑलरेडी पेट्रोलिंग पॉइंट डिसाइड कर दिए गए थे, लेकिन डेप्सांग और डेमचौक को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन था क्योंकि चीन वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था। तो यही वजह थी भारत की तरफ से ये कहा गया कि आप यथास्थिति को वापस लाइए, जिसमें माफ कीजिएगा चीन लगातार मनाही कर रहा था, लेकिन अब पेट्रोलिंग पॉइंट कैसे होंगे, क्या ग्रे एरिया डिसाइड किए जाएंगे, यह भी दोनों तरफ से डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन यह तभी होगा जब दोनों नेताओं की बैठक होगी, फिर लोकल कमांडर जो हैं, जो ग्राउंड पर होते हैं, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन इसको लेकर सहमति बनना भी बहुत बड़ी बात है। अब टाइमिंग को लेकर मनीष, मैंने आपसे सवाल इसलिए किया था क्योंकि एक इंफॉर्मेशन रखने वाली हूं, ब्रिक्स में बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की संभावना है उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। उससे पहले यह डिटेल भी दिखा देते हैं क्योंकि ब्रिक्स की बैठक में विस्तार एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। हालांकि 2023 में ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा हुई थी, जिसमें सऊदी अरब और ईरान, अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल थे। अब ग्राफिकली भी ये मुद्दों के लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं इसलिए रखना चाहती हूं क्योंकि ब्रिक्स के ये वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, जहां बैठक में विस्तार एक प्रमुख मुद्दा आपको बताया। 2023 में ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा, जिसमें सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना जैसे देश भी शामिल थे, और 2024 में भी
और नए देशों को जोड़ने पर चर्चा हो सकती है। अब ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि ब्रिक्स विकासशील देशों की समस्याओं और उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी तरीके से उठाने पर काम कर सकता है और जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर भी बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष और इसके वैश्विक प्रभाव पर भी चर्चा। यह मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक प्रमुख वैश्विक चुनौती, इस पर भी बातचीत हो सकती है।